भविष्य में एक रहस्यमय बिजली कटौती ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, जिससे मानवता दशकों तक अराजकता में रही। विश्वास और संस्कृति के अंतर के कारण कई स्वतंत्र जनजातियां अस्तित्व में आईं। पलक झपकते ही समय 2074 में पहुंच गया। आदिम जनजातियों ने शहरों से दूर प्रकृति की ओर लौटने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था कि तकनीक ने पुरानी दुनिया को नष्ट किया था। कुछ जनजातियां अभी भी संसाधनों और तकनीक के लिए एक दूसरे की हत्या कर रही थीं, और युद्ध धीरे धीरे पूरे यूरोपा महाद्वीप में फैल गया। उस दिन आदिम जनजाति का लीव अपने दो भाइयों आया और अर्नो को जंगल में शिकार करने ले गया। लेकिन तभी शियाओली को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अचानक आकाश में एक तेज आवाज हुई और धुएं से भरा एक विमान उनके सिरों के ऊपर से गुजरा और जंगल के अंत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह तीनों को बहुत आश्चर्यचकित कर गया, क्योंकि बड़ी बिजली कटौती के बाद मानव तकनीक ऐसी चीजें बनाना असंभव था। इसने अर्नो की जिज्ञासा जगा दी। वह विमान को खोजना चाहती थी, देखने के लिए कि क्या कुछ उपयोगी मिलता है, लेकिन सतर्क लीव ने उसे रोक दिया। उसने सोचा कि पहले पिता को सूचित करना चाहिए, फिर योजना बनानी चाहिए। जनजाति में लौटने के बाद तीनों ने अपने पिता को सुनकर भी दुविधा में थे कि विमान की जांच करें या नहीं, लेकिन फिर से सोचने के बाद पिता ने उन्हें मना कर दिया। दूसरी ओर कौवा जनजाति के वाजिये ने अपने मुखिया को बताया कि उनकी एक छोटी टुकड़ी ने अटलांटिक जनजाति का एक विमान गिरा दिया है, जो लाल जनजाति के क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मुखिया लंबे समय से अटलांटिक जनजाति की तकनीक का लालच रखते थे, क्योंकि उनके पास वर्तमान में सबसे उन्नत तकनीक थी। मुखिया उनकी तकनीक चुराकर पूरे यूरोपा महाद्वीप पर तुरंत वाजिये को आदेश दिया कि हर कीमत पर विमान को खोज निकाले। जबकि आदिम जनजाति में अर्नो अभी भी उस विमान के बारे में सोच रही थी। उसका मानना था कि विमान उन्हें यह समझने में मदद कर सकता है कि दुनिया का अंत क्यों हुआ। लेकिन पिता इस शियाओली का मानना है कि विमान में जीवित लोग हो सकते हैं, उन्हें मदद देनी चाहिए। लेकिन पिता जनजाति की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। अगर उन लोगों के इरादे बुरे हैं तो यह जनजाति के लिए विनाशकारी हो सकता है। शियाओली ने कहा कि आदिम जनजाति का भी एक सिद्धांत था, जिसे सभी जीवों की एकता कहा जाता था, जिसने उसके पिता ने बच्चों और जनजाति के लोगों को एक साथ चलने के लिए बुलाया और दुर्घटनाग्रस्त विमान को पाया। विमान पर गोलियों के निशान देखकर यह कोई दुर्घटना नहीं लगी। पिता ने बच्चों को वापस जाने को कहा और खुद लोगों को लेकर क्रिम्सन जनजाति की स्थिति जांचने गए। अय्या ने पास में एक काली वस्तु देखी। करीब जाकर देखा तो वह एक चमकता हुआ रूबिक क्यूब था, लेकिन उसने पिता को नहीं बताया, बल्कि चुपके से उसे छिपा लिया। पिता के दूर जाने के बाद अय्या ने बहाना बनाकर दोनों से अलग होकर अकेले ही गुप्त अड्डे पर चली गई। भविष्य की दुनिया में ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्राचीन वस्तुएं बन गए हैं, पुरानी दुनिया के उत्पाद। अय्या ने रूबिक क्यूब से इन्हें सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन उपकरण सक्रिय नहीं हुए, बल्कि एक घायल पायलट मिला। अय्या उसके घावों को ठीक करना चाहती थी, लेकिन पास कोई दवा नहीं थी। उसने पायलट से वादा किया कि किसी को नहीं बताएगी और खुद जनजाति से दवा लाएगी। लेकिन संयोग से वह लिव और यामिंग से टकरा गई। मजबूरी में अय्या को उन्हें अड्डे पर ले जाना पड़ा। लिव ने देखा कि पायलट की चोटें गंभीर हैं। अगर तुरंत ऑपरेशन न किया गया तो उसकी जान खतरे में हो सकती है। तीनों को पायलट को जनजाति में वापस ले जाना पड़ा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कौवा जनजाति के लोग यह सब देख चुके थे। दूसरी ओर पिता लोगों को क्रिम्सन जनजाति के क्षेत्र में ले गए, लेकिन वहां पहले ही कौवा जनजाति ने लूटपाट की थी। सिर्फ लाशें ही बची थीं। पिता को मामले की गंभीरता समझ में आई और उन्हें तुरंत वापस जनजाति लौटना पड़ा। कुछ बचाव प्रयासों के बाद पायलट अस्थायी रूप से खतरे से बाहर हो गया। अय्या ने रूबिक क्यूब पायलट को लौटा दिया और पूछा कि यह क्यूब आखिर है क्या। उन्होंने अय्या से रूबिक क्यूब को अपने लोगों के पास लाने के लिए कहा और वे ग्रेट पीस हॉल के वास्तविक कारण का जवाब दे सकते। वह बोलना समाप्त करता, उसके पिता वापस उन्होंने मांग की कि पायलटों को तहखाने में वापस भेजा जाए, क्रिम्सन जनजाति के मुख्यालय में दूत भेजे और तुरंत लोगों को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विघटन ने कौवा जनजाति को दरवाजे पर ला दिया था और उनके दूतों को बेरहमी से मार डाला था। पिता जनजाति की सुरक्षा के बदले में पायलट को उन्हें सौंपना चाहते थे, लेकिन दूसरे पक्ष का जीवित मुंह छोड़ने का इरादा नहीं था। बड़े झगड़े में पड़ गए। आदिवासियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की कसम खाई, लेकिन उनकी ताकत कम थी। दूसरा पक्ष प्रशिक्षित योद्धा थे। यह कौवा जनजाति का नरसंहार था। बाकी कुछ लोग सिर्फ मौत से जूझ रहे थे। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पायलट ने अय्या को रूबिक क्यूब का अधिकार दिया और उसे बताया कि रूबिक क्यूब उसे संदूक तक ले जाएगा। अय्या ने रूबिक क्यूब लिया और अकेले जंगल में भाग गई, लेकिन उसका परिवार इतना भाग्यशाली नहीं था। लड़ाई में अंडरवर्ल्ड पेड़ के चाकू से मारा गया, नदी में धकेला गया, वहीं सांस छूट गई। केवल अर्नो और उसके पिता अंत तक डटे रहे, पर अंततः कैदी बन गए। बिखरती हुई पूछताछ के सामने पिता ने एक शब्द भी नहीं कहा। बदले में क्रूर नरसंहार हुआ। कबीले के लोग एक के बाद एक गिरते गए और जब चाकू अर्नो पर ताना गया तो आखिरकार एक बूढ़ा आदमी बोला, बुरी तरह से फंस गया मेरा गधा। कबीले के लोग बहुत जिद्दी थे। हताशा में उन्हें रूबिक क्यूब की तलाश के लिए कुछ लोगों को छोड़ना पड़ा। बाकी सभी को गुलाम बनाकर क्रो जनजाति के कारखाने भेज दिया। दूसरी ओर अय्या अकेली थी, जंगल में भटक रही थी और आगे के रास्ते में कई कठिनाइयां और बाधाएं उसका इंतजार कर रही थी। अय्या रूबिक क्यूब शुरू करने वाली थी, लेकिन कुछ चमक के बाद क्यूब ने जल्दी से अपनी शक्ति खो दी। शायद भागने के दौरान टूट गया था। इसलिए उसे एक परित्यक्त गोदाम मिला और उसने रूबिक क्यूब को औजारों से ठीक करने की योजना बनाई। लेकिन तभी एक अजनबी कमरे में घुस आया। उसने कवि होने का दावा किया, जो दुनिया बचाने वाली वस्तुएं इकट्ठा करता था, फिर उन्हें संसाधित करके अन्य जनजातियों को बेचता था। जैसे ही अय्या ने सुना कि वह वस्तुओं की मरम्मत कर सकता है, उसने तुरंत रूबिक क्यूब उसे सौंप दिया। बूढ़े आदमी को इतना कुशल देखकर अय्या ने भी मदद की और टूल बॉक्स लेने बगल के कमरे में गई, लेकिन लौटने पर बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। तुरंत गोदाम से बाहर निकला, लेकिन बूढ़े आदमी को नहीं पकड़ सका। केवल उसे गाड़ी चला। बदतर यह कि कौवा जनजाति के लोग भी पहुंच गए। अय्या को जमीन पर दबाकर रगड़ दिया गया। तभी बूढ़े व्यक्ति को अचानक दया आई। वापस आकर उसने अय्या की जान बचाई
और कौवा जनजाति के सहायकों के आने से पहले जल्दी से जंगल से भाग गए। अय्या को रोते चिल्लाते देखा एक दयनीय अवस्था। बूढ़ा व्यक्ति सहन नहीं कर सका और रूबिक क्यूब उसे वापस। उसने अय्या को बताया कि कोई इस क्यूब को ऊंची कीमत पर खरीद रहा है, अगर इसे ठीक करके उन्हें बेच दे तो जीवन भर चिंता नहीं होगी। अय्या ने पहले उससे सहमति नहीं जताई, लेकिन सोचा आसपास कौवा जनजाति के लोग हैं, वह अकेला है, जल्द ही पकड़ा जा सकता है और उसे क्यूब ठीक करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए उसने बूढ़े की दोनों हजारों पहाड़ों नदियों से होकर एक परित्यक्त कारखाने पहुंचे, लेकिन उतरते ही एक गोली निकली जो बूढ़े को बाल बाल बचा गई। तभी एक महिला आई, बूढ़े पर बंदूक तानी। स्थिति बहुत अजीब हो गई। जब तक अय्या ने क्यूब नहीं निकाला महिला शांत नहीं हुई। दोनों को प्रयोगशाला ले गई, फिर उपकरण निकालकर चश्मा लगाकर गंभीरता से काम करने लगी। उसने पहले इलेक्ट्रिक पेन से क्यूब खोला, फिर नई बैटरी लगाई और वाकई क्यूब तुरंत जाग उठा। लेकिन महिला ने काफी देर तक जांच की, फिर भी क्यूब सक्रिय नहीं हुआ। उसने सोचा यह बेकार धातु है, सस्ते में बेचने की सोची। जैसे ही दोनों बहस कर रहे थे, अय्या ने क्यूब छीन लिया और अनजाने में स्विच चालू कर दिया। क्यूब हवा में तैरने लगा, तीनों के चारों ओर घूमने लगा। फिर बच्चों की छायाएं दिखाई दी और कुछ लोगों के आकार भी नजर आए। तीनों भ्रमित थे। जैसे ही वे ध्यान से देखने लगे, क्यूब की शक्ति अचानक खत्म हो गई। महिला ने जल्दी से क्यूब लिया, खोलकर देखा कि बैटरी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। एकमात्र उम्मीद काले बाजार में मदद ढूंढना था, लेकिन तीनों के निकलने से पहले ही कौवा जनजाति का हत्यारा पहुंच चुका था। सुरक्षित निकासी के लिए महिला ने खुद को बलिदान कर दिया। बूढ़े आदमी और अय्या को भागने का मौका दिया। एक दिन रात भागने के बाद दोनों काले बाजार पहुंचे, फिर एक भूमिगत बार में गए लाइक की मदद लेने के लिए, लेकिन उससे मिलने से पहले ही दूसरे पक्ष के लोग हमला करने लगे। अगर बूढ़े आदमी के पास ये कीमती चीजें न होती तो दोनों वहीं मारे जाते। लेकिन जब लैक से मिलकर अय्या ने यह बात कही तो दूसरे पक्ष का रवैया तुरंत 180 डिग्री बदल गया। मूल जनजाति में घायल लीफू ने धीरे धीरे आंखें खोली। पेट का घाव असहनीय दर्द दे रहा था। लीफू ने जूते का कपड़ा फाड़ा, पहले कमर पर लपेटा, फिर दांत भींचकर खींचा और अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए मूल जनजाति तक पहुंचा। लेकिन सामने का दृश्य देख लीफू की आंखें भर आईं। जनजाति हर जगह बिखरी पड़ी थी, कोई जीवित नहीं बचा था। उसके होश में आने से पहले पास से कौवा जनजाति की आवाजें आईं। डरे लीफू ने हथियार उठाया, पत्थर के खंभे के पीछे छिपकर निरीक्षण किया। सही मौका देखकर महिला को तलवार से मारा और पिता के बारे में पूछा। पता चला कि बचे लोगों को कौवा जनजाति के कारखाने में गुलाम बनाया जाता है। लीफू ने बताया शियोली ने खुद को मार लिया, लेकिन लाल जनजाति के लोगों ने शियोली की असावधानी का फायदा उठाया, बंदूक से उसे गिरा दिया। जब लीफू जागा, वह अस्पताल के बिस्तर पर था। घाव ठीक हो रहे थे। वे भी क्यूब की तलाश कर रहे थे, लेकिन शियोली ने उन्हें क्यूब के बारे में नहीं बताया। सिर्फ यह कहा कि उसके परिवार को कौवा जनजाति ने पकड़ लिया है। फिर शियोहेई ने नक्शा निकाला, कहा काले घेरे का क्षेत्र कौवा जनजाति का किला ब्राटोक है। लीफू का परिवार वहीं कैद है, लेकिन वहां सुरक्षा बहुत कड़ी है। उन्हें बचाने की सफलता की संभावना लगभग 0 है। लीफू ने कुछ देर सोचा। अपनी ताकत से काम न चलने पर उसने डेविड को ढूंढा। दोनों ने योजना बनाई, महिला को जाने देने का नाटक किया। जैसे ही वह कौवा जनजाति में लौटती, लिफू के परिवार को बचाया जा सकता था और डेविड महिला का पीछा करके कौवा जनजाति के किले में प्रवेश कर निशाने वाली योजना बिल्कुल सही थी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिफू के छोटे विचार जल्द ही महिला की नजर में आ जाएंगे। महिला का विश्वास पाए बिना योजना आगे नहीं बढ़ सकती थी। तब डेविड ने सुझाव दिया कि वह क्रिम्सन जनजाति में शामिल हो जाए और जब जनजाति अपनी शक्ति बढ़ा ले तब कौवा जनजाति पर हमला करके उसके परिवार को बचाने का तरीका अकेला होने के कारण उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए शाम को उसने फैसला किया, शराब पी और क्रिम्सन जनजाति में शामिल हो गया और महिला का विश्वास फिर से जीतने का एक बेहतर तरीका सोचा। लेकिन जैसे ही दोनों जेल में पहुंचे, लिफू ने अचानक धोखा दिया। उसने हथियार से डेविड के हाथ दबाए, महिला के साथ मिलकर डेविड को लोहे की सलाखों से बांध दिया और फिर महिला के साथ भाग गया। इस तरह उसने महिला का विश्वास जीता। उसने वादा किया कि वह लिफू के परिवार को बचाएगा, लेकिन जैसे ही वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचे, लिफू रुक गया। आकाश में एक संकेत भेजा। तब महिला को समझ आया कि उसे धोखा दिया गया है। इस अंधेरे गुलाम कारखाने में थोड़ी सी लापरवाही पर भी बेरहमी से पिटाई होती थी। जीवित रहने के लिए आनो को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह गंदे गलियारों में सोती और अक्सर गार्डों से मार खाती। इससे आनो को जीना दूभर हो गया। इसलिए उसके मन में कारखाने से भागने का विचार आया। सावधानी पूर्वक निरीक्षण के बाद आनो को आखिरकार मौका मिला। उसने देखा कि 2 कर्मचारी और एक गार्ड कारखाने की सामग्री चुरा रहे थे। उसने टीम लीडर को बताया और कहा कि वह सिस्टर वो को रिपोर्ट करे ताकि उसे जाने का मौका मिले। टीम लीडर ने हाँ कहा, लेकिन तुरंत आनो को धोखा दे दिया। 3 लोगों के घेरे में जब आनो को पानी में कूदने के लिए मजबूर किया गया, वह जान लगाकर लड़ी। आखिरकार उसने दुश्मन का चाकू छीन लिया और उसे गंदे पानी में मार डाला। लेकिन जल्द ही गार्ड मौके पर पहुंचे, आनो को पकड़ लिया। सिस्टर उसे अपराधी के सामने। आनो चुप नहीं रही। उसने सच्चाई बताई और माफी मांगी। माफी मांगते हुए, 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 माफी मांगते हुए। हालांकि उन्होंने लेन देन में भाग लेने वाले गार्डों की ओर इशारा किया, लेकिन गार्डों ने इनकार किया कि उन्हें कोई लेन देन, क्योंकि दोनों अपनी बात पर अड़े हैं। इसलिए उन्हें इसे हल करने के लिए सबसे आदिम तरीका निष्पादन स्थल पर पहुंचने के बाद अर्नो की गर्दन स्टील के तार से बांधी गई। अगर सच नहीं बताया तो सिर कट जाएगा। खड़े गार्ड भयभीत थे। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने 2 मजदूरों को अपना विकल्प बनाने की कोशिश की, लेकिन वह बहन ने पहले ही सब देख लिया था। उसने धीरे से खंजर निकाला और गार्ड को खुद हल करने दिया ताकि वह अपने परिवार को बचा सके। गार्ड के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने खंजर लिया, वार किया और वह बहन के पैरों पर गिर गया। बाकी 2 भी नहीं बचे। सभी की मौत हो गई। केवल ईमानदार अर्नो ही बचा। वाह बहन ने उसे देखा और अपने ठिकाने पर ले गई। नहाने के बाद अर्नो ने शानदार खाना खाया। फिर वाह बहन के कमरे में ले जाया गया और उसका निजी नौकर बन गया।
अर्नो मौके का फायदा उठाने में माहिर था। वह पूरे दिल से वाह बहन की सेवा करता और सही समय पर बहन ने उसे सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि एक हथियार चुनकर पहले अपनी क्षमता दिखाने को कहा। हालांकि वह बुरी तरह हारा। अर्नो की हार न मानने की भावना ने वह बहन की रुचि जगाई। एक अंधेरी रात में वह बहन ने अर्नो को खंजर देकर अपना जीवन समाप्त करने को कहा। अर्नो जानता था कि वह बहन उसकी वफादारी परख रही है, इसलिए उसने बिना हिचक अपने सीने में खंजर घोंप दिया। केवल द्वंद्व जीतकर ही कोई कौवा जनजाति का सदस्य बन सकता है, पर अर्नो ने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्रतिद्वंद भी उसका अपना पिता होगा। अगर आप लड़ने से इनकार करते हैं तो आप और आपके पिता रेलवे पर मर जाएंगे। उनके पास विजेता और हारने वाले का फैसला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में पिता ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया और जनजाति के पुनर्निर्माण की उम्मीद अपने बेटे पर छोड़ दी। इस नियमहीन युग में यही जीवित रहने का क्रूर तरीका है। विजयी अर्नो ने नई पोशाक पहनकर एक योग्य कौवा जनजाति का सदस्य बन गया। दूसरी ओर लीवर डेविड के प्रलोभन में आकर क्रिम्सन जनजाति में शामिल हो गया। जब वे कार्रवाई करने वाले थे, अचानक एक सैन्य वाहन आया और उनका रास्ता रोक दिया। अधिकारी धीरे धीरे डेविड के पास गया और ठंडे स्वर में बोला। इससे लीवर बहुत परेशान हुआ। मुश्किल से मिला मौका फिर से हाथ से निकल गया। हाथ पर जनजाति की मुहर देखकर लीवर उलझन में था, पर परिवार को बचाने के लिए हार नहीं मानी, बल्कि जेल जाकर डेविड से अगली योजना पर चर्चा की। वह अधिकारी दरअसल डेविड के पिता थे, जो पूरे क्रिम्सन जनजाति के नेता थे और आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था। लीवर ने बिना हिचक जहर लिया, फिर अधिकारी के पास गया, जिन्होंने विनम्रता से 2 गिलास शराब डालकर माहौल हल्का किया और भविष्य की योजनाओं पर बात की। सामने का शराब का गिलास लीवर के लिए मौका था। उसने चुपके से जहर निकाला और अधिकारी के ध्यान न देने पर उसे कप में डालना चाहा, लेकिन तभी अधिकारी के शब्दों ने लीवर का इरादा बदल दिया। जाने से पहले लीवर ने आखिरी बार डेविड से मिलकर अपनी योजना बताई, फिर जेल का कार्ड ढूंढकर चुपके से शियाओ हेई को दिया। कहा कि वह डेविड को बचाने का तरीका खोजे। इतना कहकर लीवर सैन्य वाहन में बैठा और कौवा जनजाति की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। सोचा अधिकारी के साथ रास्ता आसान होगा, पर थोड़ी दूर चलने पर एक बड़े पेड़ ने रास्ता रोका। अधिकारी को लगा यह दुश्मन का जाल हो सकता है। लीवर ने डेविड के सामने एक वाक्य कहा और उसे उजाड़ कस्बे पहुंचने पर कौवा जनजाति के हत्यारे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। रास्ता पूरी तरह घेर लिया था। गतिरोध देखकर अधिकारी को खुद आगे आना पड़ा। दूसरे पक्ष से शांतिपूर्ण बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दोनों हाथ मिलाने वाले थे, छोटे कस्बे में गोलीबारी हुई। सैनिक एक एक करके गिरे, अधिकारी भी गोली से मारे गए। संकट में लीव ने महिला की हथकड़ियां खोली। दोनों इमारत में भागे, स्नाइपर के हमले से बचे, लेकिन उसे पता नहीं था कि हमले का आदेश देने वाला डेविड था, जो जेल से भागा था। लीव के उसे बचाने के एहसान में डेविड ने उसे अपनी जनजाति बनाने के लिए साथ आने को कहा, पर लीव अडिग रहा। उसका एकमात्र लक्ष्य था अपने परिवार की दृढ़ता देखकर डेविड ने जोर नहीं दिया। उसने जमीन पर बंदूक रख दी। दोनों बराबर हो गए। जब लीव इमारत से बाहर निकला, दृश्य वैसा ही था जैसा जनजाति पर हमले के समय। अंत में वह अपने परिवार को नहीं बचा पाया। महिला खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। लीव फिर अकेला हो गया, लेकिन जब वह निराश था, एक महिला का आगमन उसे आशा की किरण दिखाया। अय्या की ओर से वह बैटरी खरीदने काले बाजार गया था, लेकिन रूबिक क्यूब मिलने के बाद दूसरा पक्ष धोखेबाज निकला। उन्हें बार से निकाला गया और क्यूब छीन लिया गया। वह इसे सक्रिय नहीं कर पाया, इसलिए उसने दोनों को वापस पकड़ लिया। उन्हें क्यूब सक्रिय करने के लिए आदमी को बचाने के लिए अय्या को सच बताना पड़ा। फिर रूबिक क्यूब ने आंखों पर एक सर्कल स्कैन किया और रूबिक क्यूब वास्तव में हवा में तैरने लगा। तभी काले धुएं का एक बादल दिखाई दिया, एक अज्ञात बुरी शक्ति जो यूरोपा महाद्वीप की ओर बढ़ रही थी। इस दृश्य को देखने के बाद लाओ हेई ने आखिरकार अय्या पर विश्वास किया और उसे मुफ्त में ट्रांसफॉर्मेशन मॉड्यूल दे दिया। बस एक छोटा सा अनुरोध किया, लेकिन जैसे ही उसे मॉड्यूल मिला, कौवा जनजाति का शिकारी फिर से यहाँ आ पहुंचा। संकट के क्षण में रूबिक क्यूब अचानक सक्रिय हुआ और एक शक्तिशाली हथियार में बदल गया। अय्या को तुरंत आत्मविश्वास मिला। वह चुपचाप बार में घुसा, सीधे बंदूक तानी और सभी को आत्मसमर्पण करने को कहा, पर उन्होंने परवाह नहीं की। क्या कुछ बड़े मर्द एक छोटे लड़के से डरेंगे? पास आते हत्यारे का सामना करते हुए अय्या ने उसे अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। इस शक्ति को देखकर कई लोग हैरान रह गए, इतने डरे कि जल्दी से हथियार छोड़ दिए और बस दोनों को बार से निकलते देखते रहे। रात भर चलने के बाद बूढ़े ने अचानक गाड़ी रोकी, भावुक होकर। अय्या ने उसकी चिंता भांप ली और ईमानदारी से बोला। अय्या की सच्चाई देखकर बूढ़े ने और सवाल नहीं किए, बल्कि रास्ता तय किया और दुनिया को बचाने वाले रहस्यमय संदूक की खोज में अय्या के साथ चल पड़ा। दोनों रूबिक क्यूब के निर्देशों पर घाटी तक पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कोई सेवा नहीं, संदूक तो दूर की बात थी। आधा दिन खोजने के बाद बूढ़े ने धैर्य खो दिया और कहा कि कोई संदूक नहीं है, यह सिर्फ एक झूठ था। यह कहकर वह जाने को मुड़ा। अय्या भी गुस्से में थी। उसने क्रोध में जादुई मुंह उठाया और झील में फेंक दिया। इस एक फेंक से एक चमत्कार हुआ। झील की सतह पर पानी के छींटे उड़े और फिर एक विशाल बॉक्स धीरे धीरे पानी से ऊपर आया। दोनों आश्चर्यचकित थे। क्या यही वह संदूक था? उनके आश्चर्य से उबरने से पहले ही बॉक्स का दरवाजा अपने आप खुल गया।
दोनों एक नए साहसिक सफर की शुरुआत करने वाले। क्या यह संदूक उनके घर को बचा पाएगा? यह अभी अनिश्चित था।